अब जो चैप्टर शुरू हो रहा है उसका नाम है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय। इसका मतलब ये होगा इस चैप्टर में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, इन्हीं की चर्चा होगी। और इसमें केवल हत्या, आपराधिक मानववध इसी की चर्चा हो ऐसी बात नहीं। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले जितने भी अपराध और जिनमें हत्या या आपराधिक मानववध के अलावा उपहत, जिसे अंग्रेजी में हर्ट कहते हैं, उसे कारित करना भी आता है। उसके बाद आप देखेंगे तो हर्ट या उपहति के बाद सदोष अवरोध, सदोष परिरोध, उसके बाद देखेंगे तो विपरण, अपहरण, बल, आपराधिक बल, हमला, ये सारे अपराध इस चैप्टर में समायोजित किए जाएंगे। एक चीज खूब समझ लें, क्योंकि हर्ट का चैप्टर इसके बाद शुरू होगा। इंजरी और हर्ट ये अलग अलग बात है, क्योंकि आईपीसी में इंजरी सेक्शन 44 में परिभाषित और बीएनएस में भी स्पेसिफिक सेक्शन में वो परिभाषित है। सेक्शन 44 को प्रतिस्थापित जिस भी सेक्शन से किया हो, हमें लगता है डेफिनेशन क्लास में कहीं पर उन्होंने किया होगा, लेकिन हर्ट अलग बात। हर्ट की हिंदी उपहति है और अंग्रेजी हर्ट है, और हिंदी इंजरी की क्षति है और अंग्रेजी इंजरी है। इसलिए इंजरी और हर्ट ये कम से कम बीएनएस में एक शब्द नहीं है। क्षति में शारीरिक हानि, ठीक है। इसके अतिरिक्त सांपत्तिक और ख्याति संबंधी अपहानि ये भी सम्मिलित है। जबकि उपहति शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य, इस रूप में केवल और केवल शारीरिक अपहानि या शरीर संबंधी अपहानि इसी को अपने में समाहित करती है। उसका ख्याति संबंधी या सांपत्तिक अपहानि से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सामान्य बोलचाल की भाषा में जो उपहति को इंजरी कहकर आप पुकारते हैं, वो कम से कम कानून की भाषा में और विशेषकर जब बीएनएस या आईपीसी की चर्चा चल रही हो, तब हर्ट को इंजरी कहना एक तरह से गलत बात ही मानी जाएगी, और एक तरह से नहीं बल्कि पूरी तरह से गलत मानी जाएगी। ऐसा कहें तो भी गलत नहीं, क्योंकि यहां उपहति अलग ढंग से परिभाषित है, इंजरी अलग ढंग से परिभाषित है। दोनों बातें अलग अलग हैं, बिल्कुल। तो आप देखें कि अब जिस चैप्टर की शुरुआत होगी वो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, इनके विषय में प्रावधान करेगा। और सर्वप्रथम कहता है जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में, जहां जीवन ही संकट में पड़ रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता संकट में पड़े अलग बात, स्वतंत्रता किसी विशेष दिशा में जाने की, ठीक है, या किसी विशेष स्थान में कारावासित किए जाने से मुक्त रहने की, आपकी स्वतंत्रता संकट में पड़े, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन जीवन ही संकट में पड़ जाए, ये एक अलग सिचुएशन है। तो यहां कहता है जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। और हमने आपसे बार बार कहा कि कोई भी चीज वर्णित होती है तो उसे वर्णित करने के क्रम को देखकर, उसे वर्णित करने के ढंग को देखकर, जो वर्णन करने वाला है, जो नरेशन करने वाला है, उसके अपने विचार जाने जा सकते हैं। किसके संबंध में? वर्णित विषय वस्तु के संबंध में। क्योंकि मानव का यह स्वभाव है कि वो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझता है
उसे वो सबसे पहले कहता है, जिसके बारे में उसे ऐसा लगता है कि सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, उसे वो सबसे पहले कहता है। तो यहां उसने मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में वर्णन करते समय सबसे पहले जिस चीज का वर्णन करना उपयुक्त जाना वो था जीवन के लिए संकटकारी जो अपराध, इनका वर्णन करना सबसे पहले ये वर्णन करने वाले ने उपयुक्त जाना, क्योंकि उसकी नजर में जीवन ये सबसे ज्यादा पवित्र और रक्षा करने योग्य है। और हमने आपसे यह भी कहा था कि जब बीएनएस की योजना देखते हैं और जब आईपीसी की योजना देखते हैं तो भी ये अंतर क्लियर कट दिखाई देता है कि दोनों जगह जो अपराधों का वर्णन करने वाली विधायिका है उसमें जो बैठे लोग, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये दोनों अधिनियमों को देखने से सहज स्पष्ट है। आप आईपीसी देखते हैं तो राज्य के विरुद्ध अपराध ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए लोक प्रशांति ये इंपॉर्टेंट है, सेना में विद्रोह न हो ये इंपॉर्टेंट है, सैनिक और लोक सेवक रिश्वत न लें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लोक न्याय ये मेंटेन रहे ये इंपॉर्टेंट है, कोई मिथ्या साक्ष्य न दे ये इंपॉर्टेंट। आदमी तो किसी गिनती में ही नहीं है, आदमी के संबंध में चर्चा वो तो 299 में शुरू हो रही है, ठीक है, क्योंकि आईपीसी जो बनाने वाले हैं वे इस मानसिकता से ग्रसित लोग हैं कि ये तो कीड़े मकोड़े हैं, मर भी जाएंगे तो क्या, ठीक है, हमारा राज्य यहां सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए आप देखेंगे आईपीसी तो प्रथमतः जो कुछ वर्णित है वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण देता है कि आईपीसी अधिनियमित करने वाले लोग हमें किस दृष्टिकोण से देखते थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन अधिनियमों में परिवर्तन आना ही चाहिए था, और आया। हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अनुच्छेद 105 था जिसमें विधायिका और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार ये वर्णित थे, और वहां लिखा हुआ था कि हाउस ऑफ कॉमन्स उसके सदस्य जिन विशेषाधिकारों का प्रयोग करते रहे हैं वे विशेषाधिकार यहां विधायिका को और उसके सदस्यों को प्राप्त होंगे। उन शब्दों को परिवर्तित किया गया और इसीलिए परिवर्तित किया गया था। अब अनुच्छेद 105 में ये शब्द नहीं लिखे, हालांकि जो लिखे शब्द हैं उनका अर्थ यही निकलता है। हम लोगों ने चर्चा की थी जब 105 अनुच्छेद पर बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वॉट एवर हैज बीन राइट डाउन एट देयर, ठीक है, उनसे ध्वनित यही होता है जो पहले लिखा था, लेकिन लिखावट बदल दी गई। तो ये बात उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं जरूरत ही क्या थी नई बीएनएस और बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट बनाने की। और वहां विशेषाधिकारों को बदलने के पीछे जो जस्टिफिकेशन बताया था, यानी अनुच्छेद 105 में जो शब्द बदले थे उनके पीछे जस्टिफिकेशन ही यही दिया था। एक संप्रभु राष्ट्र, उसकी मूल विधि, उसमें किसी अन्य देश की विधायिका उसका जिक्र हो, ये उचित दिखाई नहीं देता। तो क्या यहां ये उचित दिखाई देता था कि भारतीय धरती पर मौजूद आदमी उसके जीवन के संबंध में चर्चा दांडिक विधि के बहुत लेटर चैप्टर्स में, यानी लगभग अंत में, ठीक है,
आप देखें 299, टोटल 511 धाराएं थी। ठीक है, तो लगभग अंतिम भाग में उसकी चर्चा की जाए, क्या ये उचित था? और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आप जानते हैं कि नई भारतीय न्याय संहिता में सारा वर्णन बदल गया, सारा वर्णन बदल गया, और याद करने में भी कोई कठिनाई नहीं है। अभी जब हम देख रहे थे तो चूंकि ये जो सेक्शन है 100, ये आपराधिक मानववध को परिभाषित करेगा। तो जब आपराधिक मानववध हो सकता है तो इसका मतलब यह हुआ कि धारा 100 में जो स्थितियां बताई गई हैं, केवल उन्हीं स्थितियों में हुआ मानववध आपराधिक माना जाएगा, शेष अन्य स्थितियों में हुआ मानववध निर्दोष मानववध माना जाएगा, वो इनोसेंट। ठीक है, हालांकि इनोसेंट शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनोसेंट शब्द व्यक्ति के साथ उपयोग होने वाला विशेषण है, लेकिन फिर भी कई बार इसे विचार के साथ, वस्तुओं के साथ ऐसे भी उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह निकला कि अगर आपराधिक मानववध है तो निर्दोष मानववध ये भी होगा। ठीक है, और आपराधिक मानववध क्या है, ये चूंकि विधायिका ने परिभाषित कर दिया, इसलिए डेफिनेशन में जो मानववध बताया गया है वो जिन तत्वों की उपस्थिति के कारण आपराधिक बनता है, उन तत्वों की अनुपस्थिति में स्वयं कार्य की प्रकृति निर्दोष हो या दोषपूर्ण आपराधिक मानववध को घटित नहीं कर सकती। ठीक है, इस लाइन को समझना पड़ेगा, ये लाइन कठिन है। ठीक है, और लाइन कठिन इसलिए नहीं बोलते हैं कि आपको कठिन बात में उलझाने का हमें कोई शौक है। कठिन लाइन इसलिए बोलते हैं कि संक्षिप्तता के साथ अपनी बात को रखा कैसे जाता है यह आपकी समझ में है। क्योंकि जिस समय आप मेंस एग्जामिनेशन में बैठे होंगे उस समय आपके पास सबसे ज्यादा कमी जो होगी वो समय की होगी, और कम से कम शब्दों में आप अपनी संपूर्ण बात किस ढंग से रखें, यह सिखाने के लिए जो कठिन तरीका है। क्योंकि जब बात को बीज रूप में कहा जाएगा, फार्मूला बेस करके कहा जाएगा, तो वो कठिन हो ही जाएगी। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि चूंकि आपराधिक मानववध को विधायिका ने परिभाषित कर दिया, और आपराधिक मानववध को परिभाषित करते हुए उसने कहा है, अभी धारा 101 हम नहीं पढ़ रहे, तो सारा धारा 100 नहीं पढ़ रहे, लेकिन विधायिका ने धारा 100 में कुछ तत्व बताए हैं कि जब तक ये तत्व उपस्थित न हो तब तक परिणाम भले ही मानव मृत्यु हो। ठीक है, परिणाम भले ही मानव मृत्यु हो, लेकिन यह मानव मृत्यु जिस कार्य के परिणाम स्वरूप घटित हुई है, क्योंकि मृत्यु तो परिणाम है। ठीक है, मृत्यु स्वयं में कृत्य ये तो है ही नहीं। ठीक है, मृत्यु क्या है? परिणाम। ठीक है, तो ये परिणाम जिस कृत्य से आया है उस कृत्य का कर्ता, ठीक है, क्योंकि कृत्य है तो कर्ता भी होगा, उस कृत्य का कर्ता जब तक धारा 100 में जो मानसिक तत्व बताए गए हैं उन मानसिक तत्वों को अपने मन में धारण करके मानव की मृत्यु कारित करने वाला कृत्य नहीं करेगा, तब तक आपराधिक मानववध घटित नहीं हो सकता।
भले ही कृत्य का कर्ता जो कृत्य कर रहा था उस कृत्य की प्रकृति स्वयं में अपराधिक थी या निर्दोष, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कृत्य का कर्ता जिस कृत्य को कर रहा था वो कृत्य अपराधिक था या निर्दोष था, इससे मतलब ही नहीं। कृत्य का कर्ता अपराधिक कृत्य कर रहा हो, कृत्य का कर्ता निर्दोष कृत्य कर रहा हो, यदि कृत्य के कर्ता के मन में धारा 299 में जो तत्व बताए गए हैं वो नहीं है, तो कर्ता के कृत्य से भले ही मृत्यु का परिणाम घटित हो, फिर भी इस मृत्यु के परिणाम को आप आपराधिक मानववध नहीं कहेंगे, और यह हम नहीं कह रहे हैं। कृत्य का कर्ता पूर्व की धारा 80 और वर्तमान की धारा 18, ठीक है, पूर्व की धारा 80, वर्तमान की धारा 18। आप चलें जरा, जनरल एक्सेप्शन पहले कहां शुरू होते थे? सेक्शन 76, और अब कहां से शुरू होते हैं? 14 से, धारा 14 से। और अगर आपने पिछले जनरल एक्सेप्शन याद कर रखे हैं या पिछले सेक्शंस याद कर रखे हैं तो आपको बीएनएस में सिर्फ इतना ही याद करना है कि कोई भी सेक्शन कहां पर से या कोई भी चैप्टर कहां पर से शुरू हो रहा, शेष सेक्शंस को वर्णित करने की व्यवस्था लगभग वही है। हालांकि कुछ चेंज भी है, जैसे 511 62 हो गया, लेकिन अधिकांश जगहों पर चेंज नहीं है। काहे में? क्रम में कोई बदलाव नहीं, क्रम में कोई बदलाव नहीं। तो 14 में जैसे पहले 76 में विधि द्वारा आबद्ध, यह तथ्य की भूल के कारण स्वयं को विधि द्वारा आबद्ध मानने वाले व्यक्ति का कार्य था, अब 14 में। ठीक है, पहले 77 में न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य था, 15 में है। पहले न्यायालय के आदेशिका के अनुसरण में 78 था, अब ठीक है 17 है। ठीक है, पहले विधि द्वारा स्वयं को न्यायानुमत मानने वाले व्यक्ति का काम, जो तथ्य की भूल के कारण स्वयं को विधि द्वारा न्यायानुमत मानने वाले व्यक्ति का काम 79 था। ठीक है, अब आपका कितना? 17 होगा। पहले 80 विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना थी, अब 18 हो गए। ठीक है, पहले बड़ी अफहानी निवारित करने के लिए छोटी अफहानी 81 था, अब 19 हो गई। उसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाएं, और जहां पहले का था उसे एक पूरे सेक्शन के रूप में ले ले तो बात बिल्कुल क्लियर वैसी की वैसी ही रहती है। इसलिए कोई विशेष बात नहीं है। आप जो कहते हैं बेयर याद नहीं हो रहा, गलत कहते हैं। अगर पहली बार याद कर रहे हैं आप बीएनएस, तो आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पिछला तो आपने कुछ याद किया नहीं, आप तो पहली बार ही कर रहे हैं। और अगर पहले से याद है तो आपको सिर्फ इतना याद करना है कि कोई चीज कहां से शुरू हो रही। जैसे पहले अबेटमेंट 107 से शुरू होता था, अब 45 से शुरू है, बाकी क्रम वही है। ठीक है, हाँ 120A 120B ये ए और बी करके थे, उनकी जगह पृथक सेक्शन आ गए। ठीक है, तो कोई विशेष बात नहीं हुई है। खैर, हम जो बात कर रहे थे कि कार्य के कर्ता ने चाहे निर्दोष कृत्य किया है और चाहे सदोष कृत्य किया है, इससे कोई मतलब नहीं। यानी चाहे निर्दोष और सदोष ये क्या है? ये कार्य की प्रकृति है, ये नेचर ऑफ द एक्ट है। ठीक है, कार्य का निर्दोष होना और कार्य का सदोष होना, ये कार्य के नेचर या कार्य की प्रकृति का वर्णन है। जैसे आपका सुसंस्कृत होना, ठीक है, और आपका असभ्य होना, ये आपकी प्रकृति का वर्णन है, ये आपके नेचर का वर्णन है, विशेष कुछ नहीं है कानून में। असल बात यह है कि कक्षा 1 में जो पढ़ना चाहिए था वो भी ठीक से नहीं पढ़ा गया, और उसमें आपका दोष भी नहीं, हम आपको दोष थोड़ी दे रहे हैं।
संपूर्ण व्यवस्था का दोष है। ठीक है, तो आप ये नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो चीज, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, उससे ये चीजें आती हैं। ठीक है, जो पढ़ा जाता था कि कर्ता की पहचान कैसे करें, कारण की पहचान कैसे करें, संबंध क्या चीज है, ठीक है, उससे वो चीजें आती थी। वो तो ठीक से पढ़ा ही नहीं, वो तो हिंदी ग्रामर, ठीक है, अंग्रेजी ग्रामर जो पढ़ना स्टैंडर्ड का प्रतीक माना जाता है, उसे ही जब ठीक से नहीं पढ़ा तो हिंदी ग्रामर, तो इसके बारे में तो मान्यता ही है कि बड़े पिछड़े गंवार टाइप के लोग पढ़ते हैं, तो उसे तो पढ़ने की कोई बात ही नहीं। तो इनफैक्ट चीजों को समझने में दिक्कत है। ठीक है, कार्य का निर्दोष होना, कार्य का सदोष होना, ये कार्य की प्रकृति का वर्णन है। कर्ता निर्दोष काम करता है, कर्ता सदोष काम करता है, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, कार्य का परिणाम मानव मृत्यु के रूप में सामने आया, इसका भी कोई मतलब नहीं। यदि कर्ता धारा 101 नहीं, धारा 100 में वर्णित जो मानसिक तत्व है, ये धारा 100 में वर्णित जो तत्व है, उन्हें धारण किए बिना अपने कृत्य से मानव मृत्यु घटित करता है, तो जो कृत्य है, ठीक है, इसे आपराधिक मानववध के रूप में चिन्हित नहीं किया जा सकता। क्यों? आप देखेंगे धारा 18 है जो पूर्व में धारा 80 है। कर्ता विधिपूर्ण कार्य कर रहा है, विधिपूर्ण साधनों से कर रहा है, यानी कार्य की प्रकृति कैसी है? निर्दोष। कार्य की प्रकृति निर्दोष है, और जब कार्य की प्रकृति निर्दोष है तो भले ही कुल्हाड़ी का फन उछला और किसी के जा लगा और उसकी मृत्यु हो गई, कार्य की प्रकृति निर्दोष थी, परिणाम मानव मृत्यु है। लेकिन धारा 100 में जो स्थितियां वर्णित हैं वे कार्य के कर्ता में उपस्थित नहीं है, इसलिए काम क्या मानेंगे? दुर्घटना, न कि आपराधिक मानववध, या यूं कह सकते हैं ये कार्य को क्या मानेंगे? मानववध, किंतु ऐसी दुर्घटना के परिणाम स्वरूप जिसे आपराधिक मानववध नहीं कहा जा सकता। यानी कार्य के कर्ता की, ठीक है, जो मानसिक दशा है, यदि वो धारा 100 में वर्णित तत्व धारण करने की नहीं है, तो भले ही कार्य के कर्ता का कार्य निर्दोष श्रेणी का है या सदोष श्रेणी का है, इससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, और कार्य का परिणाम भले ही मानव मृत्यु के रूप में सामने है, लेकिन इसके बाद भी कार्य का कर्ता आपराधिक मानववध का दोषी नहीं माना जाएगा। पहले आपराधिक मानववध का दोषी तो माने, इसके बाद आपराधिक मानववध के जो प्रकार हैं, जो कैटेगरीज हैं, उन पर हम विचार करेंगे कि वो हत्या है या उपेक्षा द्वारा कारित मानव मृत्यु है या दहेज मृत्यु है या किसी मानव को दुष्प्रेरित करके उससे आत्महत्या करा लेने का काम है। यानी पहले आपराधिक मानववध की कोटि में तो आए मामला, उसके बाद देखेंगे कि आपराधिक मानववध के विभिन्न वर्णनों में से वो किस वर्णन में जा रहा है। पहले वहां तो आए। तो आपराधिक मानववध के संबंध में एक स्पष्ट बात आप समझ लेंगे कि चूंकि विधायिका ने आपराधिक मानववध के संबंध में स्वयं यह बताया है कि किन मानसिक तत्वों के साथ कार्य के कर्ता के द्वारा कृत्य किए जाने पर यह उत्पन्न होता है, इस कारण से यदि इन तत्वों के अभाव में किसी कृत्य को किसी कर्ता द्वारा किया जाएगा तो कर्ता के कार्य की प्रकृति स्वयं कुछ भी हो और कार्य के कर्ता का, ठीक है,
सॉरी, कर्ता के कार्य का परिणाम भी भले ही मानव मृत्यु क्यों न हो, लेकिन इसके बाद भी इस मानव मृत्यु को आपराधिक मानववध नहीं कहा जा सकता। दूसरा उदाहरण देता हूं जो अब आएगा। अभी धारा 100 के दृष्टांतगा में मुर्गा चुरा लेने के आशय से, मुर्गा चुरा लेने के आशय से, ठीक है, का झाड़ी पर गोली चलाता है या झाड़ी के पीछे का नहीं जाता। कार्य का कर्ता सदोष कृत्य कर रहा है, निर्दोष कृत्य नहीं है उसका। मुर्गा चुराने का आशय, मुर्गा चुराने के आशय से काम कर रहा है, जो कृत्य है निर्दोष नहीं है, सदोष है, ठीक है। किंतु कार्य के कर्ता के मन में धारा 100 में वर्णित तत्व उपस्थित नहीं है, क्योंकि धारा 100 के तत्व अभी हमने नहीं पढ़े, लेकिन एक मोटी मोटी बात आपको बता दें कि अगर कार्य के कर्ता को मानव की उपस्थिति इसी का ज्ञान नहीं है, तो उस मानव की मृत्यु भले ही वो कारित कर दे, उस मानव की मृत्यु कारित करने के लिए वो जो काम करेगा, उस काम को उन मानसिक तत्वों के साथ वो कर ही नहीं सकता जो धारा 100 में वर्णित है। अभी हमने धारा 100 पढ़ी नहीं है, इसलिए सिर्फ इतना ही कहेंगे, कर ही नहीं सकता। तो चूंकि या झाड़ी के पीछे है ये उसको मालूम ही नहीं है, इसलिए या की मृत्यु भले ही वो कारित कर दे, या की मृत्यु कारित करने का कृत्य है वो धारा 100 में वर्णित मानसिक तत्वों के साथ कर ही नहीं सकता। लेकिन कार्य की प्रकृति कैसी? निर्दोष नहीं है, सदोष है। कार्य की प्रकृति सदोष है। मुर्गा चुरा लेने का आशय, लेकिन इसके बाद भी दृष्टांत पढ़ेंगे हम लोग अभी धारा 100 का गा, वो कहेगा कि यहां का किसी अन्य अपराध का दोषी भले ही हो, किंतु आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि कार्य का कर्ता यानी का मृत्यु कारित करने वाले काम को उन मानसिक दशाओं के साथ कर ही नहीं रहा जो धारा 100 में वर्णित है। और क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसे या की उपस्थिति का ज्ञान ही नहीं है, और जब या की उपस्थिति का ज्ञान ही नहीं है तो वो धारा 100 में वर्णित तत्वों के साथ इस कृत्य को कर ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर आपके सामने एक स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि आपराधिक मानववध, क्योंकि विधायिका ने परिभाषित कर दिया, उसने बता दिया कि आपराधिक मानववध तभी संभव है जब कोई कार्य का कर्ता इस सेक्शन में वर्णित मानसिक दशाओं में या इस सेक्शन में वर्णित दुराशय के साथ या इस सेक्शन में वर्णित मानसिक स्थिति इसको धारित करके अपने कृत्य के माध्यम से किसी मानव मृत्यु के परिणाम को घटित करेगा, केवल तब वो आपराधिक मानववध का दोषी होगा। और इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि कार्य का कर्ता जब किसी काम को करता है तो उस काम की प्रकृति सदोष हो या निर्दोष, और भले ही उस कार्य से मानव मृत्यु यह भी घटित हो जाए, लेकिन इसके बाद भी इस मानव मृत्यु को आपराधिक मानववध नहीं कहा जाएगा जब तक कि धारा 100 में वर्णित परिस्थितियों में से कोई एक परिस्थिति कार्य के कर्ता के मन में न रही है। और सिर्फ इतनी सी बात लिखकर अगर आप दोनों दृष्टांतों का उदाहरण देंगे, धारा 18 और दृष्टांत गा का, तो आपकी बात कंप्लीट हो गई। जिस बात को कहने में हमें इतना समय लगा है वो सिर्फ 5 लाइनों में आ जाएगी, और पढ़ते ही
एग्जामिनर को यह पता लग जाएगा कि आपराधिक मानववध के संबंध में आपकी संकल्पना एकदम स्पष्ट है, कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर है। ठीक, अदरवाइज आप कुछ का कुछ बताते रहेंगे और उसका कोई मतलब नहीं होता, और आप 4 पेज भरेंगे और मामला 0 ही रहेगा। ठीक है, तो कहता है आपराधिक मानववध, और आपराधिक मानववध को वो डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आपराधिक मानववध तभी होगा जब कार्य का कर्ता इस सेक्शन में बताई गई मानसिक दशाओं में से किसी एक को धारित करके कृत्य करेगा और उसके परिणाम स्वरूप मानव मृत्यु घटित होगी। ठीक है, मृत्यु यहां वो कह रहा है मानव मृत्यु, अदरवाइज मृत्यु के खाली मृत्यु घटित करेगा। अगर ऐसा भी कहता है तो भी डेफिनेशन क्लास का धारा 2 सबसेक्शन 6 है 26, उसमें मृत्यु के संबंध में कहा है कि संहिता में जब भी मृत्यु शब्द आएगा तो उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो मानव मृत्यु के रूप में ही किया जाएगा। तो अगर मानव मृत्यु नहीं भी लिखा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि वही एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव पूरी संहिता में वही समझा जाएगा। तो कर्ता के कृत्य की प्रकृति, इसका कोई महत्व नहीं है। कार्य के कर्ता के परिणाम स्वरूप, ठीक है, कर्ता के उल्टा बोल जाते हैं हम, कर्ता के कार्य के परिणाम स्वरूप मानव मृत्यु घटित होने का भी कोई अर्थ नहीं है जब तक कार्य का कर्ता अपने कृत्य के माध्यम से न सिर्फ मानव मृत्यु को घटित करे बल्कि धारा 100 में वर्णित जो मानसिक दशाएं हैं उनमें से किसी एक को भी कार्य को करने के समय धारित न करे, तब तक आपराधिक मानववध घटित नहीं होता। और चूंकि आपराधिक मानववध परिभाषित है, इसका मतलब यह हुआ कि आपराधिक मानववध के सिवाय जितने मानववध हैं वे आपराधिक नहीं हैं। ठीक है, आपराधिक नहीं है वे, क्योंकि कानून जिसको आपराधिक घोषित करता है सिर्फ वही आपराधिक माना जाएगा, इसके अलावा कुछ भी आपराधिक नहीं माना जाएगा। आपको बातें कितनी भी अनैतिक क्यों ना लगे, लेकिन अनैतिक होना और अविधिक होना 2 अलग बातें हैं। हालांकि जो आज अनैतिक कल हो सकता अविधिक हो जाए, क्योंकि विधि नैतिकता को ही फॉलो करती है। लेकिन जब तक जो अनैतिक है वो अविधिक न हो जाए तब तक आप अनैतिक को अनैतिक ही मानेंगे और उसे अविधिक इसके समतुल्य नहीं मानेंगे, इसके बराबर नहीं मानेंगे। तो आपके दृष्टिकोण से स्थिति कितनी भी अनैतिक क्यों न हो, लेकिन वो मानववध को जन्म नहीं दे सकती, या यूं कहें वो ऐसे मानववध को जन्म नहीं दे सकती जिसे आपराधिक कहा जाए। क्योंकि आपराधिक मानववध, या यूं कहें मानववध जो कि आपराधिक हो जाए, उसे करने के लिए स्थिति कहां बता दी, धारा 100 में बता दी। हम लोगों ने पढ़ा था विश्वनाथ का मामला, जब राइट टू सेल्फ डिफेंस पढ़ा रहे थे। ठीक है, राइट टू सेल्फ डिफेंस आप गिन लो 14 में है, विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति का कार्य 15 में, न्यायिकता कार्य करते न्यायाधीश का कार्य, ठीक है, 16 में न्यायालय के आदेश का अनुसरण में, 17 में विधि द्वारा न्यायानुमत व्यक्ति का काम, 18 में विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, 19 में बड़ी पानी निवारित करने के आशय से किया गया काम। ठीक है, और आपका 20 में 7 वर्ष के शिशु द्वारा, ठीक है, 21 में 7 से 12, ठीक है, अपरिपक्व मानसिकता वाले व्यक्ति का काम। ठीक है, 21 हुआ, ये 21 हुआ। ठीक है, और 22 इसमें आपका विकृत व्यक्ति का काम आ जाएगा। ठीक है, 23 में
नशे में जो व्यक्ति है उसका काम आ जाएगा। ठीक है, 24 में जिसने स्वेच्छा नशा किया उसका काम आ जाएगा। ठीक है, 25 में आपका सम्मति यानी 87, ठीक है, 26 में 88, 27 में 89, 27 में 89 होगा ना, 28 में 90 यानी सम्मति की परिभाषा, 29 में 91 यानी वे कार्य जो स्वतः अपराध है। ठीक है, और 30 में 92 यानी व्यक्ति स्वयं सम्मति देने में समर्थ नहीं है और वहां उसका संरक्षक भी नहीं है। क्या 31 हुआ, 32 हुआ है, 31, 32, ठीक है, 33 में सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना हो गया, 34 में धमकियों द्वारा विवश किए गए व्यक्ति का काम हो गया। अरे अब जो भी हुआ, आप ऑर्डर, आप मुख्य बात पकड़ेंगे या ये पकड़ेंगे कि 33 हुआ या 32 हुआ, ये तो आपको जरा देखना चाहिए था। हम एक तरीका आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, जितना भी है, फिर राइट टू सेल्फ डिफेंस शुरू हो जाएंगे और उसमें भी 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें अपराध नहीं है। ठीक है, उसके लिए सेक्शन जो प्रतिस्थापित होगा इसी क्रम में, भाई इसी क्रम में गिनते चले जाएंगे, आता चला जाएगा। और अगर आपने पिछली आईपीसी याद ही नहीं की है तब तो फिर भगवान मालिक है, फिर क्या है। ठीक है, 97 फिर वही क्रम चलता रहेगा। किन कार्यों के विरुद्ध आपको विधिपूर्व, ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा उपलब्ध है, 98 फिर वही विकृत व्यक्ति, इसके कार्य के विरुद्ध, 99 किन कामों में नहीं मिलेगी, वही उसी क्रम से चलते चले जाएंगे। ठीक है, और 100 ये बताता था कि कब राइट टू सेल्फ डिफेंस के एक्सरसाइज में आपको मृत्यु कारित करने तक का, ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। और अगर उधर से चलेंगे तो अकॉर्डिंगली सेक्शन निकल ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और वहां हम लोगों ने देखा था विश्वनाथ का मामला, ठीक है, जार के साथ पत्नी गई है, उसका पति उसे वहां से जबरदस्ती ला रहा है, भाई के द्वारा स्त्री के पति की हत्या की गई और न्यायालय ने यह माना कि वो किसी अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि राइट टू सेल्फ डिफेंस वहां उपलब्ध माना गया है, इसलिए तो वो निर्दोष मानववध के रूप में उसे मान्यता मिली। तो एक बड़ी सीधी बात है कि जो एलएलबी करने के बाद अक्सर आप लोग उत्तर देते हैं और जिसे सुनते ही हमें गुस्सा आना शुरू हो जाती है, आपराधिक मानववध क्या है? जब कोई किसी को मार डालता है, ये आप बताते हैं, ये है आपकी डेफिनेशन। और जैसे आपसे पूछो कि आईपीसी में क्या आता, तो आपराधिक मानववध और हत्या, इसका अंतर आपको सबसे ज्यादा आता होता है। और आपराधिक मानववध क्या होता है, ये जैसे पूछो जब कोई किसी को मार डालता है। ये उत्तर इतना गलत है, इतना गलत है कि इससे ज्यादा गलत कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, निर्दोष मानववध, आपराधिक मानववध दोनों समझने पड़ेंगे। और आपराधिक मानववध कब होगा, ये विधायिका ने खुद बताया है। इसलिए आप जब तक विधायिका द्वारा बताए गए सेक्शन धारा 100 में वर्णित आवश्यकताएं किसी कृत्य में न पाले, तब तक उस कृत्य के कर्ता को सिर्फ कार्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु घटित हो जाने के आधार पर आपराधिक मानववध का दोषी न माने। आपकी किताबों में उदाहरण दिए हैं,
कि एक पुलिस कांस्टेबल है, खराब बंदूक लिए हुए, भरी है बंदूक, लेकिन उसमें डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो चलती नहीं है। वो किसी अपराधी को पकड़ना चाहता है और अपराधी को पकड़ने के लिए उसकी गाड़ी पर जाता है। गुत्थम गुत्था अपराधी और इसमें हो रहा है और बाई चांस गोली चलती है और सिपाही की मृत्यु हो गई। लेकिन वो व्यक्ति इस सिपाही की मृत्यु के कारण इस सिपाही के आपराधिक मनोवत का दोषी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अभी कहा गया कि कार्य के कर्ता की, ठीक है, कार्य जो किया गया, ठीक है, उसके कर्ता की मानसिक दशा यदि धारा 100 में वर्णित प्रकार की नहीं है तो कर्ता का कृत्य प्रकृति में निर्दोष था या सदोष था, इसके आधार पर, ठीक है, उस कार्य के परिणाम स्वरूप हुई मानव मृत्यु के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, कोई निर्णय नहीं होगा। यहां वो अपराधी सरकारी काम में बाधा डाल रहा है क्योंकि उसे गिरफ्तार करना उसका कर्तव्य है। वो सरकारी काम में बाधा डाल रहा है, नो डाउट उसके काम की प्रकृति कैसी है, सदोष। लेकिन इसके बाद भी इस कार्य के कर्ता यानी अपराधी, इसके मन में धारा 100 की स्थिति नहीं है। धारा 100 में जो वर्णित मानसिक दशाएं वो एक भी नहीं है इसके मन में। तो इसके कार्य से अगर मानव मृत्यु का परिणाम आया भी है तो इस मानव मृत्यु को आपराधिक मानववध नहीं कहा जाएगा, नहीं कहा जा सकता। और आपकी डेफिनेशन क्या है? जब कोई किसी की मृत्यु कारित करता है, आपकी डेफिनेशन ये है, क्योंकि और इसीलिए आप धड़ाधड़ गलत करते हैं। जैसे ही आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर कराया उन्होंने, या आपराधिक मानववध को पूछा, बस आपने सब चौपट किया, क्योंकि आपके दृष्टिकोण से परिणाम महत्वपूर्ण है, कानून के दृष्टिकोण से मानसिक दशा महत्वपूर्ण है। कार्य का कर्ता उस मानसिक दशा को धारित ही नहीं करता था। जिस मानसिक दशा के कारण यह परिणाम आपराधिक मानववध कहा जा सकता था, वो मानसिक दशा ही नहीं थी उसकी। हालांकि उस निर्णय को ठीक नहीं मानते हैं आज के दृष्टिकोण में, कौन, जूरिस्ट, लेकिन निर्णय तो है ही, ठीक है। एक निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक व्यक्ति जिसका पीछा दो लोग कर रहे हैं, ठीक है, और जिसके घर वालों इन दो लोगों ने अभी अभी मार दिया है और इसे मारने के लिए इसके पीछे दौड़ रहे हैं, एविडेंस इसके पीछे दौड़ रहे हैं। हमने आपसे कई बार कहा कि जब आपको इस ढंग से बताया जाए कि इसके पीछे दौड़ रहे हैं, इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि इस विशेष मामले में साक्ष्य से यह साबित हो चुका है कि वो पीछे दौड़ रहे हैं, आप ऐसा मान के चले। तो ये दो व्यक्ति इसे दौड़ा रहे हैं और ये ओपन ग्राउंड में दौड़ते दौड़ते कुएं के पास पहुंचा और इनसे बचने के लिए कुएं में कूद गया। न्यायालय ने कहा कि जब तक इस बात का साक्ष्य ना आ जाए कि इन कार्यकर्ताओं का कृत्य ऐसा था कि मृतक के पास कुएं में कूदने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह गया था, ऐसा साक्ष्य ना आए, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि इस कार्य के कर्ताओं ने धारा 100 में वर्णित जो दशाएं हैं उनमें से किसी एक को रखते हुए, धारा 100 में जो वर्णित है उसमें यह भी है कि जब आप ये ज्ञान रखते हुए कि मेरे इस कार्य से मानव मृत्यु संभव है, किसी की मानव मृत्यु कर देते हो,
तो आप मानववध के दोषी, आपराधिक मानववध के दोषी कहे जाते हो। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब तक ये स्थापित न हो कि इन लोगों को इस बात का ज्ञान था कि अगर हम इस तरह इसके पीछे दौड़े तो इसके पास कुएं में कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा, क्योंकि तब तक हम इन व्यक्तियों को आपराधिक मानववध का दोषी नहीं मान सकते। हालांकि इस निर्णय की बड़ी आलोचना होती है और ये कहा जाता है कि इन परिस्थितियों में आखिर उस आदमी के पास और क्या विकल्प शेष थे, और ये लोग ये नहीं जानते थे। ये कहना तो ठीक ही नहीं है, लेकिन निर्णय है, और निर्णय का महत्व तो इस बात में है कि आप ये समझें कि कानून में जो लिखा है उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि कानून की समझ किसी को गलत समझ में आ गई, लेकिन आपकी समझ में जो कानून है बस उसी का पालन होगा। ठीक है, मृत्यु होनी चाहिए। आपराधिक मानववध कब होगा? जबकि मृत्यु हो, किसी कार्य के परिणाम स्वरूप हो, और यह कार्य कर्ता के द्वारा उन मानसिक स्थितियों में किया जाए जो स्वयं धारा 100 में वर्णित की गई। कार्य कहा है उसने, कार्य, यह भी बहुत बड़ी दिक्कत है। उसने कार्य कहा है और आप इस कार्य को गोली मारने तक सीमित कर देते हैं या लाठी मारने तक सीमित कर देते हैं। ठीक है, उसने कहा काम, और आप पता नहीं कहां से, ईश्वर जाने, ये शब्द ले आते हैं कि उसने मारा तो है ही नहीं उसे। आप व्यक्ति को मारना तभी मानते हैं जब व्यक्ति को उपाधि यानी हर्ट या असन के, वेदन के, काटने के उपकरणों द्वारा मारा जाए। ठीक है, when someone used some instruments of cutting, ठीक है, एक्सेट्रा, आप केवल तब ये मानते हैं कि किसी ने किसी को मारा, जबकि वो सिर्फ इतना ही कहता कि जबकि कोई ऐसा काम करता है जिसके परिणाम स्वरूप मानव मृत्यु संभव हो सकती है, या कोई ऐसा काम करता है, ठीक है, जिसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि व्यक्ति की मृत्यु यानी व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु जिस समय होनी चाहिए थी उस समय सीमा को बीच में ही काट कर आप तत्क्षण व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हो। ठीक है, यहां काम का अर्थ सिर्फ इतना ही है। ठीक है, जब आप अपने कार्य के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हो, यहां कुछ नहीं कहा उसने काम कहा सिर्फ। जब आप कोई ऐसा काम करते हो, कोई ऐसा काम, इस काम शब्द में तो अनेकों तरीके शामिल हैं। डुबोकर मार डालते हो, पीट कर मार डालते हो, ठीक है, उसे जहर देकर मार डालते हो, अनेकों तरीके, उसे भूखा रख के मार डालते हो, उसे चिकित्सीय सहायता नहीं देते हो, ठीक है, सांपों से भरे जंगल में उसे भेज देते हो। देन में भी सेवरल एक्ट्स, ठीक है, उसने एक्ट शब्द का प्रयोग किया, उसने कार्य शब्द का प्रयोग किया है। आप इसे विशेष कार्यों तक सीमित करते हो, यह भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है इस सेक्शन के साथ, और यह भी आपको नहीं करना चाहिए। इवन बोलने को भी काम माना है। ठीक है, हमने आपसे कई बार चर्चा की है, बोलना, देखना, सुनना, ये कृत्य भी हैं और ये अनिच्छित क्रियाएं भी हैं। स्पेसिफिक सिचुएशन देखी जाएगी, कब बोलना कृत्य है
और कब बोलना स्वतंत्रता का उपभोग, कौन सी, जो हमें प्राप्त है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की। ठीक है, कब बोलना स्वतंत्रता का उपभोग है, कब बोलना कृत्य है, कब देखना अनैच्छिक क्रिया है और कब देखना कृत्य है, कब सुनना कृत्य है और कब सुनना अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, ये डिफरेंस करने पड़ते हैं। और चूंकि एक कानून के आदमी से अपेक्षा की जाती है कि वो ये डिफरेंस कर सकता है, इसीलिए कानून के लोगों को सर्वाधिक विद्वान कहा जाता है और केवल उन्हीं के नाम के आगे विद्वान शब्द का प्रयोग होता है। वो कहता है आप तो कृत्य में मारपीट, जहर देना आदि को छोड़कर अन्य कृत्यों को शामिल करने को तैयार नहीं, जबकि न्यायालय ने बोलने को भी कृत्य माना है। और बोलकर अगर आप किसी की मृत्यु संभाव्य बनाते हो या बोलना इस आशय से करते हुआ कि किसी की मृत्यु हो जाए, तो मात्र बोलना यह आपको आपराधिक मानववध का दोषी बना सकता है। और फिर जब आपराधिक मानववध के आप दोषी हो गए, फिर आपराधिक मानववध के किस प्रकार के आप दोषी हो, यानी हत्या के दोषी हो, दहेज मृत्यु के दोषी हो, या आत्महत्या दुष्प्रेरित करके उससे आत्महत्या करा लेने के दोषी हो, ये आगे की बात हो गई। लेकिन बोलना कृत्य है। कब बोलना कृत्य है? ठीक है, मेरे कह देने तो थोड़ी होगा कि बोलना कृत्य है। बोलना उन दशाओं में कृत्य माना जाएगा जब आपके बोलने का प्रभाव यह हो कि उसे सुनने वाला आपके बोलने के परिणाम स्वरूप मृत्यु को प्राप्त हो जाए। भले ही खुद काम करे, जिसके परिणाम स्वरूप वो मृत्यु को प्राप्त किया है, वो काम वो खुद करे, लेकिन अगर वो काम आपके बोलने के परिणाम स्वरूप हुआ है तो आप आपराधिक मानववध के दोषी हो सकते हो। फिर दो स्थितियां निकलेंगी कि चूंकि कृत्य उसने स्वयं किया है, उसके परिणाम स्वरूप वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। फिर यह देखा जाएगा कि उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, उसकी अपनी परिस्थितियां क्या थी। अगर यह देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि आपके शब्दों ने उसे सिर्फ दुष्प्रेरित किया था, तो आप आत्महत्या के दुष्प्रेरण के दोषी माने जाओगे। और अगर यह निष्कर्ष आया कि नहीं, मामले की परिस्थितियां उस व्यक्ति की अपनी स्वयं की बुद्धि और ज्ञान ऐसा था कि आपके बोलने के परिणाम स्वरूप ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, भले ही मृत्यु प्राप्त करने वाला काम उसने खुद किया, तो भी आप हत्या के भी दोषी माने जा सकते हो। चीनी और जहर पास पास रखा था, हमें मालूम है कि तुमने जहर उठा लिया है। तुमने पूछा चीनी है, मैं कहा खा लो। ठीक है, आपने मृत्यु को प्राप्त करने वाला काम खुद किया है, लेकिन यह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है। ठीक है, या ऐसा आपराधिक मानववध है जो हत्या की कोटि में आता है, आपने खुद किया है, वो यह आत्महत्या नहीं है, यह आत्महत्या का दुष्प्रेरण नहीं है। आप जानते थे ये जहर है और आप आवेश में हैं, आप आवेश में, आपको गुस्सा आ रहा है और आपने कहा कि हम खा लेंगे जहर, और मैं कहा खा लो। अब भी हम सिर्फ बोले, लेकिन अब आपने जो कुछ किया यह आत्महत्या का दुष्प्रेरण है। इसीलिए कहते हैं क्रिमिनल इतना आसान नहीं है और मजेदार है। शर्त यह है कि हमने अभी 299 छुई नहीं है, सॉरी 299 करें, 100 छुई नहीं है, उसके शब्दों पर बात नहीं की है हमने।
लेकिन आप ये समझने की कोशिश करें, यहां कार्य के परिणाम स्वरूप मानव मृत्यु होनी चाहिए, और कार्य कोई विशेष काम नहीं है, कोई काम, और कोई काम में बोलना भी है। आप इच्छापूर्वक किसी परिणाम को उत्पन्न करने के लिए जब कुछ भी करते हैं तो उसे कृत्य ही कहा जाएगा। ठीक है, जब आप एक विशेष परिणाम उत्पन्न करने के लिए कुछ भी करते हैं तो उसे कृत्य कहते हैं, उसे अनैच्छिक क्रिया यह नहीं कहा जा सकता। दिखाई पड़ना अलग बात है, देखना अलग बात है, सुनाई पड़ना अलग बात है, सुनना अलग बात है, और सुन लेना तो और भी दुर्लभ बात है। ठीक है, क्योंकि सुनने में भी आप वही सुनते हो जो आप सुनना चाहते हो, आप वो नहीं सुनते जो कहा जा रहा है। ठीक है, जो कहा जा रहा वो आप नहीं सुनते हैं, आप वो सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। और सुन लेना ये तो और भी, सुन लेने में जरूरी है कि आप पहले ये समझें कि क्या कहा जा रहा है, फिर उसे सुने, तभी तो आप मेरी सुनेंगे, अदरवाइज तो अपनी ही सुनना है। अदरवाइज तो ठीक है, आप हमारा लेक्चर या मेरी बात सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं कि आपके मन में जो 299 की परिभाषा है उससे मेरा लेक्चर मिलता है या नहीं मिलता है, और जहां जहां मिलता है आपने सिर्फ उतना ही स्वीकार कर लिया, तब तो मेरी कहां सुनी, तब तो अपने ही विचार को और ज्यादा पुष्ट करने के लिए हमें सुना, हमें नहीं सुना। तो इसलिए चीजों में अंतर करना सीखना होगा। कार्य के परिणाम स्वरूप मानव मृत्यु घटित होती है, और कार्य करता धारा 100 में वर्णित स्थितियों में करता है, धारा 100 में वर्णित मानसिक दशाओं के साथ करता है, केवल तब आपराधिक मानववध घटित होगा। अदरवाइज कार्य सदोष हो या निर्दोष, कार्य की प्रकृति कुछ भी हो, और कार्य के परिणाम स्वरूप मानव मृत्यु भी हो जाए, तो भी यह कृत्य जिसने मानव मृत्यु को जन्म दिया है, धारा 100 की परिस्थितियों के अभाव में आपराधिक मानववध को गठित नहीं करेगी। और चूंकि यह आपराधिक मानववध है, इसलिए शेष सारे मानववध, चाहे वे 14 की स्थिति में हो, चाहे वो 15 की स्थिति में हो, किसी भी स्थिति में वे सारे के सारे निर्दोष मानववध माने जाएंगे। मानववध वहां भी होगा, ऐसा नहीं होगा कि वहां मानववध न हो, मानववध तो होगा, लेकिन मानववध स्वयं में आपराधिक थोड़ा ही है। मानववध के साथ जब एडिशनल स्थितियां जुड़ती हैं तब वो आपराधिक बनता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आप देखें, कहता है जो कोई आपराधिक मानववध, कहता है जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, इसका मतलब यू मस्ट, ठीक है, होल्ड अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटेंशन। आपके मन की एक विशेष दशा होनी चाहिए, आपका मन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को मारने के आशय से ही आप कार्य करें। जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति, ऐसी विशेष बात कर रहा है, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से नहीं, ऐसी शारीरिक क्षति जितना मृत्यु कारित हो जाना संभव है, ये अलग प्रकार की शारीरिक क्षति है। शारीरिक क्षति ये अपने आप में दोष नहीं है, किसी को शारीरिक क्षति कारित करना। हमने आपसे कई बार कहा, कहते कि कबीर ने तो इस स्थिति का बड़ा अच्छा वर्णन किया है।
कि गुरु कुमार शिशुकुंभ है, गड़गड़ काले कोट, ऊपर हाथ सार दे, वो अंदर हाथ सार दे, बाहर वाहे चोट। तो चोट तो दे ही रहा है। ठीक है, उस दिन गाय के इंजेक्शन लगवा रहे थे तो पकड़ के तो उसे रहे ही हैं, दबा तो उसे रहे ही हैं, उसे तो ऐसे ही लग रहा है कि हमें मारा जा रहा है, जबकि उसे मारा नहीं जा रहा, क्षति भी उसे कारित की जा रही है। लेकिन क्षति कारित करने का आशय क्या है? और फिर यहां क्षति कारित करने का आशय नहीं बल्कि सुधार का आशय, कई बार क्षति कारित करने का भी आशय होता। हम सिर्फ पीट रहे हैं आपको, पीटने का आशय यानी क्षति कारित करने का आशय है, लेकिन ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय नहीं है जिससे मृत्यु संभाव्य हो जाए। और आपराधिक मानववध तभी होगा शारीरिक क्षति के माध्यम से, जब ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय हो जिससे मृत्यु संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे। कोई कार्य करके, कोई कार्य करके, तो कोई कार्य कहा, इसलिए शब्दों की जो परिधि है उसे सीमित करने का आपको कोई हक नहीं। उसने सीधे कहा कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है। तो यह आपराधिक मानववध जो किसी भी काम को करके किया जाएगा और विशेष प्रकार के मन की दशाओं में यह कार्य करके किया जाएगा, तभी आपराधिक मानववध का अपराध घटित होता है। ये विशेष मानसिक दशाएं कौन सी हैं, कैसे इनसे आपराधिक मानववध बनता है, इस सब पर बात कल करेंगे, देखेंगे।